जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर पीवाईक्यू की इस सीरीज में। हम यूपीएससी के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, जियोग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब हम पॉलिटी कर रहे हैं कल से, आज उसका दूसरा लेक्चर है। आपने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद, आपने बहुत प्यार दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आपका प्यार बना रहेगा। प्लेलिस्ट सभी डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन है। आप नए हैं तो थोड़ा एक बार विजिट करिए, आपके काम की बहुत सी चीज़ें इस चैनल पर मिल रही हैं। और आपको जो आवश्यकता हो कि सर यूट्यूब पर ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिल रही, आप इसको करा दीजिए, तो जो अगर आप कमेंट करें तो हम उसको कराने का प्रयास भी करेंगे। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज में मूल कर्तव्य करना है, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व करने हैं, उसके बाद हमें अनुसूचियां करनी है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि एग्जाम में पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार डायरेक्ट कई बार इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वह मैं कराने का प्रयास करता हूँ, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं वह मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, नंबर 1 कह रहा है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नंबर 2 कह रहा है वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। यानी मूल कर्तव्यों के विषय में कौन से सही हैं आपको बताना है। मैंने सही है को तुरंत सर्किल किया क्योंकि कई बार सही नहीं है पूछ लेता है, तो आपका हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि आप यहाँ सर्किल करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है डी, ना तो 1 ना तो 2। हमें पता है मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए संविधान में ना तो कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है और ना ही कोई विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। अगर ऐसा होता तो जो कर्तव्य आपको दिए गए हैं उसके लिए आप पर और ज़्यादा सरकार रस्साकसी कर सकती थी कि भाई ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, क्योंकि हमारे कर्तव्य जो है ना वो हमें पता भी नहीं है। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन भले कर रहे हो, लेकिन हमारे जो 11 कर्तव्य हैं वह हमें नहीं पता होंगे। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमारे जो प्राचीन बने हुए स्मारक हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे 11 लक्ष्य हैं। ठीक है, 11 कर्तव्य हैं। इन 11 कर्तव्य को आपको याद होना आवश्यक है। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। या उपबंध किसमें किया गया है, तो अभी मैंने बोला ये किसमें किया गया होगा, ये हमारा मूल कर्तव्य में दिया गया होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। भारतीय संविधान के भाग 4 का में सम्मिलित किया गया है, मूल कर्तव्यों के खंड में इसे रखा गया है। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद इसका 51। तो पहले तो आप भाग एक अलग से ही याद कर लो, कौन सा भाग है, 4 का या 4A भी बोलते हैं। अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद क्या है, 51 का। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूलतः शामिल नहीं था। अगर ये आ जाए मूलतः, मूल रूप से शामिल था, या 1947 में क्या स्थिति थी, क्या मूल कर्तव्य थे, नहीं। 1947 में हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की कोई बात नहीं की गई थी। शुरुआत कहाँ हुई, तो 42वें संविधान संशोधन से शुरू हुई 1976 से। 10 जो थे वह यहाँ पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। एक मूल कर्तव्य बाद को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जोड़ा गया, जिसको हम आगे अभी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, पढ़ेंगे। 2012 में क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या क्या है। तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, क्या लिखा है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, क्या लिखा है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, क्या लिखा है। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। इनमें से कौन कौन से लिखे हुए हैं, कौन से नहीं। तो इसमें 1, 3, 4 जो है दूसरा देखकर भी लग रहा है कि वो वाला नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का काम
राज्य का हो सकता है, न्यायालय का हो सकता है। व्यक्ति अगर ये करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं विकट स्थिति में उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, लोग इसी मुद्दे को लेकर जगह जगह पर चीज़ें अव्यवस्था फैला सकते हैं कि कमज़ोर वर्गों की हम रक्षा कर रहे हैं, हमें सामाजिक अन्याय क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य में लिखा है, तो ये सब बातें कह सकते हैं, इसीलिए इसको नहीं रखा गया होगा। तो मिश्रित या सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली एवं समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा, खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। मतलब ये नहीं जो मैं बोलता हूँ हर बार, घर में पढ़े हैं और हम सोच रहे हैं हमारे बाप का रुपया है ही, हम क्यों काम करें। भाई इसलिए काम करो क्योंकि आपका मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, आपके संविधान में आपके लिए कुछ कर्तव्य लिखे गए हैं, आपके देश के लिए कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करो, मूल कर्तव्यों में शामिल है। जबकि सामाजिक अन्याय में कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मूल कर्तव्यों में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 का, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये भी हमारा कर्तव्य है कि अगर युद्ध हो जाता है किसी देश से तो हमें अगर बुलाया जाए सरकार के द्वारा कि भाई समस्या है, लोगों की आवश्यकता है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे अपने देश के लिए जान निछावर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और जान निछावर करने से पहले है कि हम सामने वाले जो प्रतिद्वंदी हैं, जो दुश्मन हैं, उनकी जान को छीनने का प्रयास करें, ना खुद की जान को देने का। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसी भ्रातृत्व की भावना जो हम कल के वीडियो में पढ़ रहे थे, प्रियम्बल वाला चैप्टर PYQ कर रहे थे, तो मैंने वहाँ बताया था कि क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल में जो चीज़ें दी गई हैं, प्रस्तावना उद्देशिका में जो चीज़ें दी गई हैं, क्या वह संविधान में आगे भी कहीं दी गई हैं। तो मैंने बोला था फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार में कुछ चीज़ें हैं, कुछ DPSP में है, कुछ कर्तव्य में भी हैं। तो कर्तव्य में प्रियम्बल वाली क्या चीज़ है, तो वो भ्रातृत्व की भावना है। वहाँ भी बंधुता लिखा हुआ है शब्द और यहाँ भी भ्रातृत्व की भावना लिखा हुआ है। तो ये दोनों प्रियम्बल में भी हैं और कर्तव्य में भी हैं। क्वेश्चन आगे बन सकता है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ना कि कोई भी अफवाह आई हम भी उसे फॉरवर्ड कर दिए, पढ़े लिखे होने के बावजूद चेक नहीं किया और फॉरवर्ड कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब ये नहीं कि बस हो गया, हम 2 लाख पैदा कर रहे हैं बस, नहीं, आगे बढ़ते रहो। राष्ट्र को आप बढ़ाते हुए प्रयत्न करो, खुद को आगे बढ़ाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, नंबर 2 के पैसे से नहीं, नंबर 1 के पैसे से बढ़ाओ। बाकायदा आप टैक्स पेयर बनो, टैक्स दोगे तब देश और आगे बढ़ेगा। ठीक है, वही लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहना चाहिए। 10 तो 1976 में जोड़े गए थे। एक जो था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक जैसा मामला उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने संबंधी प्रावधान शामिल किए गए। यानी 6 से 14 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है तो उसे शिक्षा अनिवार्य है। ये दायित्व, ये कर्तव्य उनके माता पिता को भी दिया गया। ठीक है, बाकी सरकारी स्कूल खुले हुए ही हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को भी ये कर्तव्य दिया गया कि आप अपने बच्चों का विद्यालय में नाम लिखाएं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लोक चुनाव में मतदान करना, यही पहला ही आपको दिख गया कि मतदान करना कोई कर्तव्य नहीं है, वरना हमें जितने लोग मूल कर्तव्य मानते हैं उतने में से कई लोग होंगे जो चुनाव में मतदान नहीं करते होंगे, कि बाहर रहते हैं, कौन जाए इतनी दूर, छुट्टी नहीं मिलेगी या जो भी
अगर कर्तव्य होते, मूल कर्तव्य होता, कई लोगों ने इस पर विचार विमर्श भी किया है, ये मेंस का भी टॉपिक बन सकता है। कई लोग कहते हैं कि इतना कम मतदान होता है कि तो हमें मतदान को मूल कर्तव्य बना देना चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि जो वोट नहीं देगा उसके कुछ अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे, जिससे लोग वोट देने के लिए प्रेरित होंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कर देंगे तो जो मजबूरी में वोट नहीं डाल पाते उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। सच में किसी की मजबूरी हो तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, और उसी को जस्टिफाई करने में सही था गलत था, इसी में बहुत सारी जो मशीनरी है वह यूज हो जाएगी, बहुत सारे अधिकारी उधर ही फंसे रहेंगे, तो वो सही नहीं है। तो इस पर विचार चल रहा है, आपको भी अपने विचार रखने चाहिए इन सब मुद्दों पर, ठीक है। अब चलते हैं नीति निर्देशक तत्व की तरफ, ठीक, टीपीएसपी, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सरल और बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। 2021 में पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो अभी तो हमें पता है कि हम राजनीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन टफ बन जाता है कि धन का केंद्रीकरण समता के अधिकार में आएगा। तो आदमी ये भी सोच सकता है कि समता के अधिकार में भी आ सकता है, क्योंकि समता का मतलब सबके अंदर समानता हो, और अगर हमने धन का केंद्रीकरण कर लिया इसका मतलब कहीं ना कहीं समानता भंग हो रही है, ठीक है। और दूसरा, कल्याण की अवधारणा भी सोच सकते हैं कि अगर हम धन का केंद्रीकरण कर रहे हैं इसका मतलब कल्याण नहीं हो रहा गरीबों का, उनका पैसा हम रख रहे हैं, तो कई वहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन में कई क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। अभी लगेगा कि बहुत ईजी है, एग्जाम में बैठते हैं तो समझ में आता है ईजी नहीं है, ठीक है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। उसी में 39 के खंड गा में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तभी कई बार काला बाजारी शब्द भी आप सुनते होंगे कि एक ने सारे प्याज इकट्ठा कर लिए और बाद को महंगे हो गए तो उसने बेच दिए, तो काला बाजारी भी इसी के अंतर्गत आ सकता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो कल्याणकारी राज्य कहीं भी आएगा, ये रिपीट होंगे कई बार क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य कहीं पर भी आएगा तो उसका संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से होगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में फिर वही गाथा लिखी होगी, लेकिन हमें ये याद रखना है अनुच्छेद कौन सा है, 38 एक प्रावधान करता है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आई रिपीट, कौन कौन सी न्याय, अनुच्छेद पहली बात तो 31 या 38 याद रखो, 38 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों की बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। और प्रेम्बल में भी तीनों की बात की गई है। जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना संरक्षण करने के लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2020 में 3 क्वेश्चन यहीं से पूछ दिए गए, ठीक है। तो कई बार ज़्यादा पूछे जाएंगे, कई बार कम पूछे जाएंगे, आपको पढ़ना अवश्य है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ऐसा नहीं है। प्रवर्तनीय होते तो आजकल जो सरकारें हैं उनकी ऐसी तैसी हो चुकी होती है, अगर प्रवर्तनीय होते होंगे तो वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यस। अब एक जिसमें नहीं है उसको कट कर। इस भाग में अधिकतिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, यस, ये तो होना चाहिए डी वाला, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों, क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि राज्य जब कानून बनाए, राज्य कोई नियम बनाए, राज्य कोई स्कीम लाए, तो उन्हें डीपीएसपी यानी नीति के निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही उन चीज़ों को लाना चाहिए। तभी अनुच्छेद 39 अगर आता है तो कई बार वो मूल अधिकारों को भी प्रभावित कर सकता है, वहाँ पर मूल अधिकारों को भी प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जहाँ भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 37, अभी 39 पढ़ा था, 38 पढ़ा था, इस वाले में 37 प्रावधान करता है इस भाग के अंतर्गत उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, बाकी दोनों ये फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य और डीपीएसपी ये दोनों प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो 50 आर्टिकल नंबर 50 है, उसमें कहा गया है राज्य के निर्देशक तत्वों में कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक रहेगी। अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 में कहा गया है, ठीक है, कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो जो डीपीएसपी है वो किस पे निर्बंधन करता है? तो हमें पता है कि कोई भी, अभी मैंने बोला भी था कि कोई भी कानून बनाना है, कोई भी नियम बनाना है तो उसमें डीपीएसपी का यूज करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन हाँ आवश्यक तौर पर है कि हाँ आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो एक्ट कौन बनाता है? न्यायपालिका बनाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सॉरी न्यायपालिका में बोल गया, विधायिका बनाती है, और उसको कोई लागू करता है या नियम बनाता है तो वो कार्यपालिका बनाती है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। जो मैंने भी बोला कि अनिवार्य नहीं है लेकिन आवश्यक है कि आप उसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो निर्बंधन करते हैं, यही चीज़, यही शब्द ने सब खेल खराब कर दिया। तो शब्दों का बहुत ज़्यादा हेरफेर रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तो पता है, ठीक है, परंतु गैर बाध्यकारी प्रकृति के हैं, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अनिवार्य नहीं है लेकिन आवश्यक है कि आप ध्यान रखो इनका। तो यहाँ पर निर्बंधन शब्द का अगर अर्थ पता होगा जिनको, वो सही कर लेंगे, वरना समस्या हो जाएगी। तो गैर बाध्यकारी है, मैंने अभी ऊपर भी बोला था, अगर बाध्यकारी होते ना तो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें इनकी आफत आ जाती, क्योंकि इनमें ऐसे ऐसे डीपीएसपी में चीज़ें लिखी गई हैं कि बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, सरकार उसको पालन करते करते उनकी आफत आ जाती है, इसीलिए इसको गैर बाध्यकारी बनाया गया। इसकी बात उठी थी संविधान सभा में, क्या बाध्यकारी बनाया जाए या गैर बाध्यकारी, तो वहाँ भी यही बात हुई कि अगर बाध्यकारी बना देंगे तो सरकारों को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो ये ना तो विधायिका और कार्यपालिका पर किसी प्रकार का निबंधन नहीं लगाते, हाँ आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? तो कई संशोधन हुए हैं, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए। क्या पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जोड़ा गया, या काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार जोड़ा गया, या श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना जोड़ा गया। इसमें बी वाला जोड़ा गया था, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, 43A। तो अनुच्छेद 43A जोड़ा गया था। A, B, C जो भी ये लगे होते हैं इसका मतलब है कि ये बाद में ही जोड़े गए हैं, संशोधन करके ही जोड़े गए हैं, दिखता है, ठीक है। कामगारों की भागीदारी से संबद्ध है, उल्लेखनीय भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान द्वारा सम्मिलित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन है 15। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किससे प्रतिस्थापित है? और कल्याणकारी राज्य अभी ऊपर भी आया था, मैंने बोला था कि ये आ सकता है बार बार। तो राज्य के नीति निर्देशक तो इजी है, ठीक है। तो इसमें फिर से वही चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं कि जैसे 39 का में पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। 39 घ में बताया गया पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो 39 घ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का क्या कहा गया है, समान वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 38(2) में क्या कहा गया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। 39 में लैंगिक समानता को स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। और ये लिए कहाँ से गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश की संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से हमने इन्हें लिया है, ठीक। ये आयरलैंड भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सामाजिक आर्थिक,
इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये तो हम लोग देख कर आए थे। कौन सा सही है ये पूछा, ये भी देखते रहिए कौन सा सही है पूछा है या गलत पूछा है, दोनों सही हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में शामिल किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी आप इसकी वजह से न्यायालय नहीं जा सकते कि देखो सरकार नीति के निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रही, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जाएंगे। अधिकतर तत्व देश के शासन में मूलभूत है, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन आवश्यक नहीं है। बार बार शब्दों का हेरफेर बता रहा हूँ आपको। इसमें पूछा गया भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि कहाँ है, ये भी राज्य के निर्देशक तत्व में है 51 नंबर। 50 में क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रहेगी, और 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सबकी बात 51 में कही गई है। क्या क्या बातें की गई हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों से अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना, ये सब 51 में दिया गया है। ठीक है, तो जब 13 का क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का संबंध किससे, अभी ऊपर देख कर आया आर्थिक न्याय, यहीं पे देखो लिखा था, ये क्या लिखा है यहाँ पर, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। ठीक, सामाजिक आर्थिक की बात कहाँ की गई है, सामाजिक आर्थिक की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन उद्देशिका में भी बात कही गई है, दोनों जगह। हमने कल उद्देशिका भी देखा था, उसमें किस 3 तरह का न्याय था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। भारत के संविधान के उद्देशिका एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। उद्देशिका में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, ये आगे लिखा गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 में भी सामाजिक न्याय की बात कही गई है, और 38(2) में भी असमानताओं को कम करने के प्रयास सरकार करती रहेगी, ऐसी बात कही गई है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है। आवश्यक तो सभी हैं, मूल अधिकार भी आवश्यक हैं, कर्तव्य भी आवश्यक हैं, लेकिन शासन के लिए आधारभूत क्या है, शब्दों को पकड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिटी में शब्दों का खेल बहुत होता है। शासन के आधारभूत, तो शासन का राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अभी कुछ लोग कहेंगे सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, ये तो बहुत आसान है, मैं पता था डीपीएसपी है, लेकिन अभी पता है क्योंकि तुम्हें पता है हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पता है। लेकिन जब 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उत्तर प्रदेश में कई जगह, या 40 मान लो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, आप सुबह बिना कुछ खाए पिए और दौड़ते भागते 6 बजे से आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, तब ये क्वेश्चन आता है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है कि मूल अधिकार होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण तो मूल ही अधिकार हैं, और हम मूल अधिकार पे टिक करके आते हैं और फिर यहाँ देखते हैं आके कहते हैं गलत हो गया, ये पेपर टफ था। तो एग्जाम में पेपर इजी लगता है, बाहर आकर टफ लगने लगता है, क्योंकि वहाँ तो हमें लगता है सारे क्वेश्चन सही है मेरे, घर आके पता चलता है कि खेला हो गया हमारे साथ। खैर आगे चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं जहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कि देखो यहाँ फोकस करो, आपको वहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत दिक्कतें होती हैं, मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, ये तो पढ़ चुके हम लोग, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे वो भी पढ़ चुके हैं, कल्याणकारी राज्य कई बार पूछ चुका है, वह भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के निर्देशक तत्व, मतलब राज्य निर्देशक तत्वों में सभी हैं, 36 से 51 तक सभी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, कुछ ऐसे हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों की विचारधारा का पालन करते हैं। तो आपको सिर्फ गांधीवादी विचारधारा बताना है। तो गांधीवादी विचारधारा में टू तो जरूर था, ठीक है,
2 ग्राम पंचायतों की बात वो हमेशा करते थे, तो ये वाला कट हो गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग वो खुद चरखा चलाते थे, उन्होंने कहा था चरखा चलाओ, खादी का उपयोग करो, तो 3 तो अवश्य होना चाहिए, तो 3 इसमें नहीं है और इन दोनों में 3 है। तो क्या उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की कुछ बात कही थी? क्या उन्होंने कर्मकारों के लिए कुछ कहा था? तो कर्मकारों के लिए हो सकता कहा हो, लेकिन भारतीय नागरिक के लिए नागरिक संहिता की बात कही थी? नहीं। तो गांधीवादी विचारधाराओं से 2 ही सम्मिलित हैं, 2 और 3। उपयुक्त कथनों में से केवल 2-3 सही है। ज्ञातव्य, गांधी जी सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे, उन्होंने कभी भी समान नागरिक संहिता की बात नहीं कही। या उस समय इतना मुद्दा नहीं होगा कि समान नागरिक संहिता की बात कही जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे लोग कहेंगे उन्होंने कही होगी, हो सकता है वहाँ उस समय मुद्दा ही ना हो इसी का। जैसे अब हम कहें गांधी जी ने एआई पे क्या बात कही थी, आपको गांधी जी ने एआई पे कुछ तो कहा होगा, अरे भाई साहब तब था ही नहीं एआई, तब एआई की बात ही नहीं हो रही थी, यही मुद्दा ही नहीं था, तो क्यों कहा होगा उन्होंने? तो जिन मुद्दों पे उस समय बातें हो रही होती हैं, उस समय के लोग उन मुद्दों पर ज़्यादा बातें करते हैं। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य समानता ऐसे कानून से है जो सभी नागरिकों के पारिवारिक मामलों में ज्यादातर समान विधि को लागू करता। हालांकि समान नागरिक संहिता आपके नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। कौन सा अनुच्छेद है? 44 अनुच्छेद है। तो समान नागरिक संहिता संविधान सभा में प्रस्तावित है, संविधान सभा ने दिया है। संविधान सभा में जो लोग थे, जिनको पूजते हैं लोग, उन्होंने कहा था भाई समान नागरिक संहिता सरकार चाहे तो बना सकती है। और फिर कहते हैं लोग समान नागरिक संहिता जरूरी क्यों है? अरे जब संविधान में खुद ही उन लोगों ने कहा कि आगे चल के अगर जरूरत पड़े तो आप बना लेना, तो वही बनाई जा रही है, तो क्यों समस्या है लोगों को? खैर, गांधी जी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। इसके लिए वे ग्रामों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की हिमायती थे। ठीक है, पंचायतों की बात उन्होंने की थी। विभिन्न धर्मों में एकता के लिए अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये भी कहा था। ठीक है, तो कई इसमें से ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुसूचियों की तरफ। अनुसूची और अनुच्छेद 2024 में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, गलत है, पर सर्किल हमेशा करिएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। यहाँ पर अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य लिखा है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय प्रवासन लिखा है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तो इनमें से कौन सा सही है? सी वाला जो है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, यानी आपको सभी पता होना चाहिए कौन संघ सूची के अंतर्गत आता है, कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। अनुच्छेद इसका 246 कह सकते हैं। संघ सूची में 98 विषय हैं, मूल रूप से 97 था, एक बढ़ गया। ठीक है, राज्य सूची में 59 विषय हैं। जो मूल रूप से 1947 में संविधान बना था तो उस समय 66 विषय थे, यानी राज्यों से विषयों को कम किया गया है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिसमें मूल रूप से 1947 में 47 विषय ही थे, जिन पर दोनों शासन जो है, केंद्र का शासन और राज्य का शासन, दोनों विधि बना सकते हैं। संघ सूची के तहत विषयों का वर्गीकरण, तो जो भी अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य ये सब संघ सूची के अधीन आएगा। प्रवासन भी संघ सूची के अंतर्गत आएगा। अंतर्राज्यीय संघरोध भी संघ सूची के अंतर्गत आएगा और निगम कर भी संघ सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये प्रवेश संख्या इतनी याद करने की आवश्यकता नहीं है। संघ में क्या है और राज्य में क्या है, इतना अगर आपने पढ़ा होगा बहुत है। 2023 में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी एक आ भी चुका है, हमने पढ़ा था। ठीक है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। तो कौन सा सही है? दोनों सही है, तो व्याख्या करते हैं कि नहीं। अब की बार 2025 के एग्जाम में ये कथन भी अजीबो गरीब थे,
3 कथन थे उसमें, बहुत टफ था। अगर आपने नहीं देखा, इसी चैनल पर मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट भी बनी है, 4वीं 5वीं प्लेलिस्ट है, नीचे जाओगे आप स्क्रॉल करते हुए तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा कि दोनों कथन सही भी हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। कई बार ये जो हम पढ़ते हैं, जो हम कई बार पढ़ते हैं ना, ये कथन ए, ये कई बार दूसरे कथन में हो सकता है कि जो ये मटेरियल लिखा है, ये 2 लाइन ये यहाँ पर होंगी और कथन डी वाला जो है वो ए में लिख देंगे। और हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा दिमाग पहले से तैयार है कि दोनों अगर सही है तो आंसर ए ही होना चाहिए। जबकि इन क्वेश्चंस में ये जो दिए गए हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन इंटरचेंज कर देता है आयोग। तो हमें ये जब पढ़ें तब भी ध्यान से पढ़ें कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। कई बार ऐसा ना हो कि हम ए लगा के आगे, बाद को पता चला ए में तो लिखा था कथन एक गलत है किंतु कथन 2 सही है, और बाद को हम सोचे लो गलत हो गया। तो ये भी पढ़ के देखें कि क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जेल, उसमें बंद व्यक्ति राज्य सूची का विषय है। जेलों और कैदियों का प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। आपराधिक न्याय प्रणाली में जेलों के महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय जेल प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता रहता है। कारागार अधिनियम 1894 में जो कारागारों जेलों को नियंत्रित करता है, जेलों के प्रबंधन और प्रशासन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित और क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र पे से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। राष्ट्रपति निर्धारित करता है अनुसूचित क्षेत्र को या राज्यपाल निर्धारित करता है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पर भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। नंबर 1, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। यहीं पे देखो पूछा किसके आदेश से, राष्ट्रपति के या राज्यपाल से। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। या संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसमें आंसर बी होना चाहिए, केवल 2 सही है। गलत कौन सा है? गलत देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो 5वीं अनुसूची के पैरा में आते हैं, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसमें कहा गया है इस संविधान में अभिव्यक्त अनुसूचित क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें। किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। तो राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी परिवर्तन, वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित किसी भी आदेश को रद्द करने के मामले में भी यही लागू होता है। तो पहला तो सही हो गया, राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्रों का गठन करने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला और ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण समूह है, सही। संघ की कार्यकारी शक्ति उक्त क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में राज्य के निर्देश देने का विस्तृत है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ना कि गृह मंत्रालय को। तो ये वाला भी वहां पर गलत हो गया। वहां क्या लिखा था? गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है और राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षा है। राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ किससे लेना देना है? राज्यपाल और राष्ट्रपति से ही लेना देना है। 2022 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? उसने क्या बोला? सर्वोत्तम। हो सकता है सभी करते हो, लेकिन सर्वोत्तम रूप में कौन प्रतिबिंबित करता है ये हमें बताना है। नंबर 1, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। क्या ये सही है?
इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय सृजन किया जाएगा, क्या यह सही है? इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, क्या यह सही है? या किसी राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा, क्या ये सही है? तो इसका आंसर ए होना चाहिए, बाकी सब गलत है। ये मतलब कोई भी जनजाति जो लोग हैं वह अपनी जमीन किसी गैर जनजाति को अंतरित नहीं करेंगे। जनजाति को अगर जमीन देनी है तो जनजाति लोगों को ही दें। तो ये किस में है? 5वीं अनुसूची में। ये ध्यान रखना, 5th अनुसूची और 6th अनुसूची दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राज्यपाल निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकता है। कौन बना सकता है नियम? राज्यपाल। सरकार से कोई लेना देना नहीं, राज्यपाल। अनुसूचित जनजातियों से और उनके बीच भूमि के हस्तांतरण का निषेध और प्रतिबंध। देश के लगभग हर राज्य और निश्चित रूप से अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों ने अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण की रोकथाम निषेध से संबंधित कानून बनाए हैं। कुछ मामलों में आदिवासियों के बीच भूमि का परस्पर हस्तांतरण तक प्रतिबंधित है, कुछ मामलों में तो किसी को भी प्रतिबंधित है, मतलब किसी को नहीं दे सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों का भूमि आवंटन का विनियमन और साहूकारों का विनियमन, ये दोनों भी आते हैं। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? संपत्ति जो है, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब मूल अधिकार नहीं रह गया, तो उसकी क्या स्थिति है? या विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, या मूल अधिकार है? तो मूल अधिकार तो कतई नहीं है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। या न तो मूल अधिकार है, ना ही विधिक अधिकार है। तो इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो बी आंसर सही है। मतलब यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, केवल नागरिकों की बात यहाँ पर नहीं की गई है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 300 का में प्रावधान है किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के अधिकार से ही वंचित किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उठ के आए, कहा चलो निकल लो, ये जमीन मेरी हो गई, नहीं, आप विधि के अकॉर्डिंग ही उसकी जमीन को ले सकते हैं, चाहे वह सरकार हो चाहे कोई प्राधिकरण। इस अनुच्छेद से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो पहले आप जान गए जनजाति है तो या तो 5वां होगा या 6ठा, 5वां ही यहाँ पर होना चाहिए। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची में कौन कौन आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त जो भी अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ का प्रशासन आता है। कौन कौन से 4 राज्य नहीं आते? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय और मिजोरम की जगह मणिपुर लिखता है और आप फंस जाते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये चारों किसमें है? 6th अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रस्तावित किया गया? ये कोई कठिन सवाल नहीं है, तो सबसे पहले 1951 में हुआ था। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन ही तब था। और ये महत्वपूर्ण क्या है, इस समय हमारी जो संसद थी वो नहीं थी। प्रथम संविधान संशोधन किसके समय में हुआ था? तो वह हुआ था संविधान सभा के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा के द्वारा हुआ था, ना कि संसद के द्वारा। तब हमारी पहली जो चुनाव था सांसदीय का वह नहीं हुआ था, उससे पहले ही प्रथम संविधान संशोधन हो चुका था। ये स्टेटमेंट कभी न कभी आपके एग्जाम में टपकने वाला है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, 356 मतलब आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। क्या राष्ट्रपति शासन लगने से विधानसभा भंग हो जाती है? उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होगी। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। हाँ, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होंगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, 356 के अधीन क्या क्या आता है वो तो आपको पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है।
ठीक है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। 1973 से पहले की जो संविधान में हो चुका है 9वीं अनुसूची में डाले जा चुके हैं विषय, उन पर नहीं कर सकती, बाकी अब बाकी सब पर कर सकती है। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर कर दिया जाए तो सभी को अनुसूची 9 में ही डाल दिया जाएगा, डालो इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। कानून विशेष को सम्मिलित कर न्यायिक समीक्षा से बचने का प्रयास किया जाता था। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए फैसले के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो कब कहा? 2007 में कहा, यानी ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुआ। ठीक है, कि 1973 24 अप्रैल से पहले जो भी अनुसूची में पढ़े हैं विषय 9वीं अनुसूची में, उनकी नहीं हो सकती समीक्षा। बाकी उसके बाद कोई भी विषय अगर आपने डाला है या डालेंगे, उन सबकी न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। और मैं अगर बता दूं आपको कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अधिकतर चीज़ें न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। अधिकतर मैंने बोला, एक आध भले ना, बाकी सब सर्वोच्च न्यायालय ने सब बोला है कि सब कुछ आता ही है न्यायिक समीक्षा में। हम सबसे ऊपर हैं, हम सब कुछ न्यायिक समीक्षा कर ही लेंगे। ठीक है, 2015 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 5वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है एग्जाम में। हाँ, 5वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें क्या है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है, या राज्यों के बीच की सीमाओं के निर्धारण के लिए है, पंचायतों की शक्तियों पर अधिकार के लिए है, सीमावर्ती राज्यों के लिए है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब आंसर ए। ठीक है, 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर सभी हैं। कौन कौन से हैं ये ध्यान रख लो। ये तो हर बार बताया जाता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, लेकिन ये हमेशा नहीं बताया जाता कि कौन कौन है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में ये उपबंध लागू होंगे। तो बीच वाले ज़्यादातर हैं, बस मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश याद रखना ऊपर का है, बाकी सब बीच वाले हैं। कौन कौन वाले हैं? राजस्थान से उठाओ, राजस्थान होगा। हाँ, राजस्थान उठा लो, अभी याद ही करा देते हैं आपको। ये राजस्थान उठा लिया, ये गुजरात उठा लिया, फिर ये महाराष्ट्र उठा लिया। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात कहाँ लिखा है? गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों हो गए। मध्य प्रदेश होगा, हाँ, ये पास का मध्य प्रदेश भी उठा लो। मध्य प्रदेश लिया तो इधर का छत्तीसगढ़ भी उठा लो, छत्तीसगढ़ लिया तो इधर का झारखंड भी उठा लो। झारखंड से उड़ीसा पहुंच जाओ, उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश आ जाओ, आंध्र प्रदेश से इधर तेलंगाना आ जाओ, और तेलंगाना से सीधे महाराष्ट्र आ जाओ। तो ये जो है बॉक्स ये बना लो। ऊपर एक हिमाचल प्रदेश बच जाएगा, वो बना लो। बस 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कर्नाटक नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी यहाँ के अधिक बीच वाले सारे राज्य हैं। कौन सा नहीं है? कर्नाटक। कौन सा नहीं है? कर्नाटक। कौन सा नहीं है? कर्नाटक। वहीं से बताया जाएगा आपको। हिमाचल प्रदेश है ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको पॉज करके पढ़ लेना, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा। 6ठी अनुसूची में कौन कौन आएंगे? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले आएंगे। यहाँ भी जिला परिषद वगैरह होगी, ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बैक करके पॉज कर लीजिएगा। 2014 में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधक विषय उपबंध है? तो इसमें कोई दो राय नहीं, सिंपल चलते हैं आगे। 10वीं अनुसूची, इसमें कुछ बताने वाला भी नहीं है। 10वीं अनुसूची आपको पता होनी चाहिए। कब आई थी? 85 में, 1985 राजीव सर जी की सरकार थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा है। 45 में अनुच्छेद 45। 5वीं अनुसूची में क्या शिक्षा है? 6ठी अनुसूची में क्या शिक्षा है? 7वीं अनुसूची में क्या शिक्षा है? देख लेते हैं, इसका आंसर डी होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब में है, सब में शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। कैसे? तो इसमें तो बच्चे के लिए बाल्यकाल से है, वो तो सबको पता ही है। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय में कहाँ है? तो इसमें भी 11वीं अनुसूची में बताया गया है और 12वीं अनुसूची में बताया गया है कि जो वहाँ की स्थानीय निकाय है वहाँ भी शिक्षा का प्रावधान करेंगे कहीं ना कहीं। 5वीं अनुसूची में भी अनुसूचित क्षेत्रों की शिक्षा का की बात की गई है। 6ठी अनुसूची में इन राज्यों में शिक्षा की बात की कही गई होगी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य
समवर्ती है तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय ये महत्वपूर्ण है। तो सब में कहीं ना कहीं शिक्षा रिलेटेड है ही। ठीक है, आप इसको भी पॉज करके पढ़ लेना। ये तो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची सब पढ़ ही होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर रोकते हैं क्लास। और कमेंट कर ही दिया होगा, मैंने बोला नहीं बीच में, लाइक भी कर ही दिया होगा। मैं बोलता तो नहीं हूँ लेकिन आप कर ही देते हैं तो बोलूँगा। शेयर कर दीजिए जहाँ ज़रूरत हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट वगैरह कर लीजिए। सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं। जय हिंद, जय भारत।